जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य काल से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में। चूंकि हम लोग का जो लुसेंट बुक का सीरीज चल रहा था उसमें इतिहास का थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी समाप्त हो गया है। अब बारी है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौर्य काल। मौर्य काल से 50+ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो मौर्य काल से पहले का जितना भी टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज हम कवर करेंगे मौर्य काल। इसके बाद से हम डेली बेस पे किसी ना किसी टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा कवर करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हो जाता है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो सुसीम की हत्या कौन किया था? वो था अशोक, मौर्य काल का तीसरा शासक। हालांकि मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था, और बिंदुसार के बाद जो मौर्य पे शासन करने वाला राजा था वो था अशोक। तो अशोक ने राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर देता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो अशोक की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, अशोक की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। तो उसी में से एक पत्नी थी जिसका नाम था कारुवाकी। कारुवाकी, तो कारुवाकी ने सबसे ज्यादा अशोक को प्रभावित किया था। हालांकि अशोक को प्रभावित करने वाले महिला की बात किया जाए तो उसकी माता थी जिसका नाम था धर्मा। धर्मा, उसकी अशोक की माता धर्मा ने अशोक को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। लेकिन यहाँ पत्नी की बात की जा रही है, तो पत्नियों में कारुवाकी थी जिससे अशोक सबसे ज्यादा प्रभावित था। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम में बने हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं, अशोक ने अभी अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ अभिलेखों में भाषा प्रयोग की बात की जा रही है। तो क्यों कौन हो जाता है? तो अर्धमागधी हो जाता है। अर्धमागधी भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में लगातार हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाता है अर्धमगधी। अब बात करते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? अशोक को, हालांकि मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था तक्षशिला, वहां पे कुछ विद्रोह हो गए थे। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार, जो अशोक के पिता हुआ करते थे, उन्होंने अशोक को भेजा था। वो जगह कौन सा हो जाता है? तो तक्षशिला। तक्षशिला अशोक को भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है? वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है? तो वह अशोक का ही नाम हुआ करता था। उसके बहुत सारे अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी देखा गया है। ओके, देवनाम प्रियदर्शी, तो अशोक का ही एक नाम हुआ करता था, देवनाम प्रियदर्शी। ये खास करके बौद्ध ग्रंथों में इसको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राचीनतम राजवंश पूछ रहा है। तो यहाँ मौर्य वंश ही सबसे प्राचीनतम वंश हो जाता है, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना हुई थी। यानी कि 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। गुप्त वंश की बात करें तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व नहीं, 4वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि इससे लगभग 800 साल बाद गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। कुषाण वंश की बात करें तो इसकी स्थापना 1ली शताब्दी में हुई थी, 1ली शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और कौरव वंश तो हालांकि मगध पे ही शासन करने वाला लगभग अंतिम वंश हुआ करता था, जो मौर्य के बहुत बाद इस वंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन के हिसाब से मौर्य वंश ही इसमें से प्राचीनतम राजवंश हो जाता है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कहिए या उनका गुरु कहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य क्या अन्य भी नाम है? कौटिल्य।
उसके अलावा भी विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर बनते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपनाया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन के उपरांत जो अशोक था वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जिनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त से ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है उपगुप्त। उपगुप्त से ही अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। ओके, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। यहाँ बात की जा रही है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे ज्यादा किसने मदद की थी। तो उन्हीं के प्रधानमंत्री या उसके गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ कौन सा नाम दिया हुआ है, तो चाणक्य दिया हुआ है। हो सकता है यहाँ पे कौटिल्य दे दे या विष्णुगुप्त दे दे, तीनों नाम हुआ करते थे उन्हीं के, चाणक्य के। अब बात करते हैं सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची का स्तूप, जो सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। तो सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो सांची है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, तो इसी के कला का निरूपण करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को, तो मौर्य शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। हालांकि वो अपने अंतिम दिनों में जैन साधु बन गए थे, जैन धर्म को अपना के जैन साधु बन गए थे। वो कौन थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। यहाँ बात करते हैं मौर्य वंश के 3 शासकों की। एक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ये अक्सर पूछता है जैन धर्म को। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, और ये बिंदुसार भी हो जाते हैं, तो बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपनाया था। आजीवक, ये ना ही जैन धर्म और ना ही बौद्ध धर्म को अपनाया था, इन्होंने आजीवक धर्म को अपनाया हुआ था। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछ रहा है तो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। याद रखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपनाया हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में नंद वंश हुआ करता था, उसका अंत करके, नंद वंश का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत कर दिया। नंद वंश का जो शासक हुआ करता था वो था घनानंद। तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के वहां पे मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब की थी, तो 322 ईसा पूर्व में। ओके, तो मौर्य वंश के स्थापना किसने की थी, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम था पण। ठीक है, पण, ये सारे मुद्रा का ही नाम है। पण, तोल, काकड़ी, दिनार, ये सब मुद्रा के ही नाम है। लेकिन मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलित थी वो था पण। अब आगे की बात करें तो निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो यहाँ मौर्य वंश के शासक के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, तो अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था वो हर्यक वंश का शासन था, हर्यक वंश। ठीक है, ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। हालांकि मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित थे,
अशोक संबंधित थे और बिंदुसार संबंधित थे। अजात शत्रु हर्यक वंश का था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। हालांकि मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो बिंदुसार होते हैं, बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनते हैं अशोक, और अशोक का उत्तराधिकारी यहाँ पे पूछ रहा है तो वो कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं कुणाल। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुणाल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। यहाँ 4 शहर के बारे में दिया हुआ है, 4 शहर के नाम दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो एक हो जाता है गिरनार जहाँ पे अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, और एक हो जाता है कंधार जहाँ पे अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, और एक हो जाता है पाटलिपुत्र जहाँ पे अशोक के शिलालेख नहीं पाए गए। ये राजधानी हुआ करती थी, ये राजधानी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं पाए गए, और टोपरा में भी अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगर बात करें गिरनार कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, गिरनार गुजरात में है। गिरनार कहाँ पे है बउआ, तो ये गुजरात में है, गिरनार गुजरात में हो जाता है। और कंधार कहाँ पे हो जाता है, काबुल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में हो जाता है कंधार। और पाटलिपुत्रा तो सभी को पता है ये बिहार में है, पटना बिहार में। और टोपरा कहाँ है, तो टोपरा हो जाता है हरियाणा, टोपरा हरियाणा हो जाता है। तो 4 जगहों का नाम पता होना चाहिए आप लोग को। गिरनार गुजरात में है, अक्सर इससे कंफ्यूजन हो जाता है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक जो थे वो थे चाणक्य। तो पूछ रहा है चाणक्य किसके समकालीन थे, तो उस जाहिर सी बात है मौर्य वंश के। और यहाँ मौर्य वंश कौन है, तो एक ही है, एक नहीं 2 है। हालांकि अशोक के समय नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, उन्हीं के समकालीन थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु हुआ करते थे, या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जो अर्थशास्त्र के लेखक थे उनका क्या नाम था, तो चाणक्य नाम था, चाणक्य। और ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे किसका, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब बात करते हैं नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो मगध पे 7 राजवंशों ने शासन किया था, टोटल मगध पे 7 राजवंशों ने शासन किया। तो मगध पे सबसे पहला शासक वंश था शासन करने वाला, वो था हर्यक वंश। तो हम लोग जान जाते हैं एक बार 7 वंशजों के बारे में। मगध पे शासन करने वाला पहला वंश की बात करें तो वो था हर्यक वंश, हर्यक वंश। दूसरा हो जाता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरा हो जाता है नंद वंश। उसके बाद चौथा होता है मौर्य वंश। पांचवा हो जाता है शुंग वंश, शुंग वंश। छठा हो जाता है कण्व वंश। और 7वां हो जाता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। कहीं कहीं आपको 6 वंशजों के बारे में ही मिलता है, सातवाहन वंश के बारे में नहीं मिलता है। हालांकि ये भी एक तरह से मगध पे शासन करने वाला एक वंश था। ठीक है, तो 7 वंशजों ने एक क्रम में मगध पे शासन किया था। उसमें से सबसे पहला हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश था, उसके बाद नंद वंश था, फिर मौर्य वंश था। और यहाँ क्या पूछ रहा है, तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश यहाँ हो जाता है, नंद वंश के पश्चात तो मौर्य वंश ने शासन किया था। तो मौर्य वंश ऑप्शन ए में सही है,
ऑप्शन ए सही हो जाता है। ओके, ऑप्शन ए मौर्य वंश। अब बात करते हैं मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र उस समय तक्षशिला ही हुआ करता था, तक्षशिला। ओके, मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन था मगध पे। तो उस समय शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो था तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? तो बिहार की एक जिला है भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में ही तक्षशिला है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है तक्षशिला कहाँ है, तो कई बार तो बिहार दे देता है। अगर बिहार से बाहरी स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम पूछता है तो वहां पे तो बिहार दे देगा, लेकिन बिहार के एग्जामों में अक्सर जिला देता है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो है भागलपुर, भागलपुर में। अब बात करते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? उसके पुस्तक का नाम था इंडिका। तो भैया मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यात्री के रूप में आया था। तो अक्सर पूछता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन विदेशी यात्री आया था, तो वो था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए हैं और उनकी पुस्तक है इंडिका। और इंडिका में मौर्य वंश के जितने भी क्षेत्र थे उसके शासन प्रशासन क्षेत्र वगैरह के बारे में विस्तार रूप से वर्णन दिया गया है। तो इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश से संबंधित ही लेख लिखे गए हैं। ओके, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इंडिका के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं, सॉरी मेगास्थनीज हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिका में किस वंश के बारे में वर्णन मिलता है? तो वो मौर्य वंश के बारे में ही वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब बात करते हैं जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ओके, सेम वही क्वेश्चन है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन हो जाता है? तो वही विशाखदत्त। विशाखदत्त। ओके, विशाखदत्त ऑप्शन सी हो जाता है। विशाखदत्त के हालांकि ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह कौन सा हो जाता है? तो वह हो जाता है इंडिका। ठीक है, पाटलिपुत्र। हालांकि मौर्य वंश का राजधानी जो था वो था, मौर्य वंश में अलग अलग शासक हुए तो उसमें से अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार, इन तीनों की राजधानियां जो थी वो पाटलिपुत्रा ही थी। और पाटलिपुत्रा के बारे में वर्णन अच्छे प्रकार से किसमें मिलता है? तो इंडिका में ही मिलता है, इंडिका में। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूजन इस बात से हो जाते हैं कि चाणक्य जो थे वो अशोक के प्रधानमंत्री थे, तो उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में हो सकता है कि उसके बारे में पूरा वर्णन मिलता हो, लेकिन उससे ज्यादा वर्णन यहाँ इंडिका में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? तो वो हो जाती है प्रकृति। और ब्राह्मी लिपि भी, ब्राह्मी और प्रकृति दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ प्राकृतिक सटीक आंसर होगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ये थोड़ा एक तरह से कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त करने वाले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पे भी आक्रमण करके वहां के भी क्षेत्र को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। हालांकि मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे दक्कन में अपने साम्राज्य का विस्तार बिंदुसार ने भी किया था। तो दोनों हो जाते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय एग्जाम के एक नियम हुआ करते थे कि जो पहले घटनाएं घटी हैं वो ज्यादा सटीक माना जाता। ठीक है, तो उसके अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन
बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब बात करते हैं मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, 7 श्रेणियों में। ओके, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। मेगास्थनीज चंद्र, ये मेगास्थनी की पुस्तक क्या हो जाती है, इंडिका। इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, ठीक है, उसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में दिया गया है। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं हुआ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं होता है कि अर्थशास्त्र के बारे में ही दिया हुआ। ये किसके बारे में है इनकी पुस्तक, तो राजनीति के बारे में, राजनीतिक नीतियों के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में दिया गया है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अफगानिस्तान था। ये कैसे पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल था, तो अशोक के शिलालेखों से पता चलता है। जहां जहां से शिलालेख मिले हैं और शिलालेख पे जो लेख लिखे गए हैं उसी से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहां तक था। ठीक है, तो अफगानिस्तान तक था, बिहार में तो था ही, और कलिंग में तो था ही, लेकिन श्रीलंका में नहीं था, श्रीलंका में नहीं था। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, श्रीलंका में अशोक के साम्राज्य का विस्तार नहीं था। हालांकि यहाँ देखिएगा कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन वहां पे अशोक का साम्राज्य विस्तार नहीं था। ओके, ऑप्शन सी हो जाता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना तो हर्यक वंश ने ही किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हर्यक वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था उदयन। तो उदयन का नाम तो यहाँ दिया नहीं गया है, यहाँ क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब बात करते हैं पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि पाटलिपुत्रा में जो चंद्रगुप्त का महल बना था वो मुख्यतः किससे बना था। ईंटों से बना था, पत्थर से बना था, लकड़ी से बना था या मिट्टी से बना था। तो ये लकड़ी से बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये महल जो था वो लकड़ी से बना हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब बात करते हैं बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो आजीविकों ने बराबर की गुफाओं को आश्रय के रूप में प्रयोग किया था, आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों। अब बात करते हैं किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। पश्चिम भारत यानी कह सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में भी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव फैला हुआ था। तो किससे पता चलता है, तो वो पता चलता है कि एक चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख पाया गया था। ठीक है, सॉरी, रुद्रदामन, यहाँ पे रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख जो पाया गया था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। ठीक है, जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो गुजरात में है, गुजरात में है। तो इससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक, गुजरात में ये सॉरी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पाया गया है, इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। अब बात करते हैं केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ अभिलेख आगे मिलेंगे जिसमें अशोक का नाम अशोक बताया गया है। ठीक है, अशोक का नाम प्रियदर्शी बताया गया है। और यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है मगध का सम्राट। किस अभिलेख में अशोक को अशोक नाम न देके
मगध का सम्राट बताया गया, तो हो जाता है भाब्रू स्तंभ, भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। भाब्रू स्तंभ में अशोक का नाम अशोक न देके क्या बताया गया था, तो मगध का सम्राट। देखिएगा उस समय का जो शासक हुआ करते थे वो मतलब अपना नाम हर जगह नहीं देते थे मतलब ये नहीं था कि हर जगह हर स्तंभ में अपना नाम लिखवा दे ताकि हर लोग हमको जाने। और आज का एक नेता थोड़ा सा कुछ कार्य कर देता है, यहाँ से वहाँ सड़क बनवा देता है या किसी फील्ड का उद्घाटन कर देता है, तो वहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि माननीय ये, माननीय वो, उनके द्वारा जीर्णोद्धार किया गया, ये सब लिखवाते हैं। और पहले के जो शासक हुआ करते थे वो अपने कार्य से जाने जाते थे, न कि अपने नाम से जाने जाते थे। और आजकल के जो शासक मतलब कह सकते हैं नेता जो हैं वो अपने नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, अपने कर्म से नहीं जाने जाते हैं। थोड़ा सा कर्म करेंगे वहाँ पे बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाते हैं, है ना। तो देखिएगा ये जो था अशोक ने अपने भाब्रू स्तंभ में अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। अब बात करते हैं प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही प्रथम भारतीय साम्राज्य यानी पूरे भारत पे एक तरह से इसका अधिकार हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब बात करते हैं उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख मिलता है। उत्तरांचल किसको कहते हैं, तो उत्तराखंड को ही एक तरह से उत्तरांचल कहते हैं। वहां पे अशोक का कौन सा शिलालेख स्थित है, तो कालसी, जो कालसी शिलालेख है वो उत्तरांचल में ही पाया गया। उत्तराखंड एग्जाम पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कालसी अभिलेख जो है वहीं पे पाया गया है उत्तरांचल में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया, जो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है बउआ, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, जिसको अशोक ने बनवाया था, जिसको अशोक ने बनवाया था। अब बात करते हैं अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही था जिसने अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा। और ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, यूपीएससी से लेके बीपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, मतलब कह सकते हैं स्टेट पीसीएस या अन्य एग्जामों में जब हम क्वेश्चन तैयार कर रहे थे तो उस समय देखे थे कि ये बहुत जगह बना हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी सही हो जाता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो देखो यहाँ पे कलिंग युद्ध, कई बार यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है, एक तो कलिंग युद्ध का विजय और दूसरा क्षत्रियों का वर्णन, और कभी कभी पूछ देता है अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन, इसके बारे में जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है, तो उसका शिलालेख नंबर 13वां हो जाता है। ठीक है, 13वां, अशोक का शिलालेख नंबर 13वां हो जाता है, जिसमें कलिंग युद्ध का विजय के बारे में भी वर्णन है, क्षत्रियों के बारे में भी वर्णन है, और साथ में अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है। ओके, 3 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। अब आगे की बात करते हैं, तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज आया हुआ था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज आया हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सिकंदर महान का सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था। ठीक है, और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया तो सेल्यूकस ने अपनी बिटिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। ठीक है, और दहेज में उन्हें काबुल, कंधार, हेरात बहुत सारे क्षेत्र दे दिए। और उसके बदले कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे हाथियों को भी दान में दिया था सेल्यूकस निकेटर को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व में, 305
5 ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया तो उसके बाद से वो जनता को अपना पुत्र मानने लगा। इसीलिए अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें बताया गया है, उसमें लिखा गया है कि सारे लोग मेरे पुत्र हैं। ये अशोक ने अपने शिलालेख नंबर 1 में लिखवाया है कि सारे मेरे साम्राज्य के सारे लोग मेरे पुत्र हैं। तो इससे पता चलता है कि जो अशोक था वो जनता के संपर्क में हमेशा रहता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था। कलिंग युद्ध, कलिंग पे विजय अशोक ने 261 ईसा पूर्व में प्राप्त किया था, ये याद रखिएगा। और साथ में उस जीतने के बाद अशोक क्या किया हुआ था, तो वहां पे अशोक भारी रक्तचाप देखता है और रक्तचाप देखने के बाद युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग देता है। ओके, यही हुआ था। यानी अशोक का हृदय परिवर्तन जो हुआ था वो कलिंग युद्ध के बाद ही हुआ था। वहां पे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, मतलब बहुत सारे लोगों की लाशें दिख रही थी, मतलब खून वगैरह, बहुत रक्तचाप दिख रहा था, जिसको देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद से वो कसम खाता है कि आज के बाद वो कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, एक मच्छर को भी नहीं मारेगा। ठीक है, उसके बाद से बौद्ध धर्म को अपना लेता है। मतलब हालांकि हुआ क्या था, कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध तो अशोक ने ही लड़ा था। तो अशोक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मतलब कलिंग को जीतने के लिए जो भी करना पड़े करो। उसके सैनिकों ने बूढ़े, बच्चे, औरतें, नौजवान सबको मार के धराशायी कर दिया। तो जब घूमने अशोक कलिंग गया तो वहां पे मतलब छोटे छोटे बच्चों का रक्त देखा, महिलाओं के जो निर्दोष थे उनका रक्त देखा, तो देख के उसके हृदय परिवर्तन हो गया। जब हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, जब देखा तो उसको उसके अंदर इतना बेचैनी हुई कि उसको रात को नींद नहीं आती अशोक को। तो शांति प्राप्त करने के लिए वो एकदम बेचैन रहता था, कहीं भी रहता था अच्छे से खाता नहीं था, पीता नहीं था, हमेशा बेचैन रहता था, हमेशा चिंता सताए रहती थी। तो गया, एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के पास जब अशोक जाता है तो उससे पूछता है कि भाई तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो, इतने कठिन परिस्थितियों में या कितना ही संकट आता है उस परिस्थिति में तुम बिल्कुल ही विचलित नहीं होते, शांत कैसे रहते हो। उसने बताया कि बौद्ध धर्म अपना लो, तुम भी ऐसे बन जाओगे। तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बौद्ध धर्म की जब दीक्षा दी तो अशोक को बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगा और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक एक तरह से इन चीजों से मुक्त हो गया, युद्ध लड़ाई वगैरह से मुक्त हो गया। ओके, तो ये कलिंग विजय के बाद ही ये सारी घटनाएं घटी हुई थी। अब बात करते हैं अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं, तो प्राकृति और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, प्राकृति और ब्राह्मी लिपि में हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, तो ब्राह्मी और प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है। वो कौन कौन से शिलालेख हैं जो संगम राजवंश के बारे में बताते हैं, तो वो हो जाता है 2रा और 13वां। अशोक का शिलालेख नंबर 2रा और 13वां संगम राज्य के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है। ओके, तो किस में मिलता है अशोक का नाम अशोक, वो हो जाता है मास्की। ठीक है, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। ठीक है, वहां मगध का सम्राट नाम से अशोक को जाना गया। और यहाँ मास्की अभिलेख जो है, यहाँ अशोक का नाम स्पष्ट अशोक मिलता है। बहुत कम जगहों पे अशोक का नाम अशोक देखने को मिला है, उसमें से एक है मास्की। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर अभिलेखों के बारे में गलत है।
तो उसके अशोक के अभिलेखों के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि कौन एक गलत है। तो जो ये अभिलेख थे इन पर बढ़िया पालिश था, ये भी सही है, बढ़िया पालिश था, तब ये तो शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 261 ईसा पूर्व से अभी तक ये शिलालेख मौजूद है, बढ़िया से था तब ये तो। ये अखंड है, हाँ ये अखंड तो है, स्तंभों का सैप्ट सुंडाकार है, सुंडाकार तरीके से बनाया ही गया इसका सैप्ट, ठीक है। लेकिन ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत हो जाता है, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब बात करते हैं अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था। तो जब बौद्ध धर्म अशोक अपना लेता है तो उसके बाद अपने बेटा महिंद्रा और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था, तो उसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाता है, तो दोनों किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब बात करते हैं मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। सीता वही भगवान राम की जो पत्नी थी सीता, उन्हीं की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय था या क्या तात्पर्य था, तो राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होता था, यानी कह सकते हैं जो कर प्राप्त होता था राजकीय भूमि से, उसको सीता कहा जाता, सीता। अब बात करते हैं अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में, मनसेहरा अभिलेख जो पाकिस्तान में है, एवं शाहबाजी गढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, इससे प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है बुआ, तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया, खरोष्टी लिपि का, ओके। जो पाकिस्तान के मनसेहरा और शाहबाज गढ़ी में जो शिलालेख मिले हैं उसमें खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने प्रकरणों में विभाजित है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 प्रकरणों में विभाजित है, 15 अध्याय कह सकते हैं या प्रकरण कह सकते हैं, इसमें विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है, तो अर्थशास्त्र में एक सप्तांग है, सप्तांग, ठीक है। उसमें क्या क्या शामिल है, तो राजा के बारे में दिया हुआ है, क्षेत्र के बारे में दिया है, प्रशासन के बारे में दिया है, पोप के बारे में दिया है, पोप के बारे में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अशोक का समकालीन तुरमय कहा जाता था, अशोक के समकालीन तुरमय किसको कहा जाता था, तो मिस्र को ही तुरमय के नाम से जाना जाता था। अशोक के समकालीन जो मिस्र था उसको तुरमय के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं किसके शासनकाल में डाइमेकस, जिसको डिमेकस के नाम से भी जाना जाता था, भारत आया था। तो डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो अशोक का नामोल्लेख किसमें हुआ है, तो यहाँ गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं किस बौद्ध मूल ग्रंथ में, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। तो बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, उसमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। महावंश में अशोक के बारे में पूरा विवरण मिलता है, ओके। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के चित्र के साथ साथ अशोक को राणेय अशोक कहा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति कला शिलालेख में शिलालेख अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणेय अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि इसमें से जितने भी नाम दिए गए हैं और शिलालेख के नाम दिए गए, कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के चित्र के साथ साथ उसका नाम राणेय अशोक मतलब राजा अशोक भी उल्लिखित है, वहां चित्र भी बना है, उसके नीचे राणेय अशोक भी लिखा गया है। तो किस अभिलेख में लिखा गया है, तो लिखा गया है, ऑप्शन ए हो जाता है कंगनहल्ली अभिलेख में अशोक के चित्र के साथ उसका राणेय अशोक भी नाम उल्लिखित है, यानी कि राजा अशोक भी लिखा गया है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस
स्तूप के तोरण यानी कि द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों का अंकन मिलता है। किस स्तूप में? तो सांची का जो स्तूप है, सांची के स्तूप का जो द्वार बना हुआ है, उस द्वार में अशोक के साथ साथ उनकी 2 पत्नियों का भी वर्णन मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। ठीक है, टोटल हम लोगों ने 56 क्वेश्चन कवर किया मौर्य काल से, और यहाँ से बाहर आप लोग को शायद ही देखने को मिले किसी भी एग्जाम में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही। तब तक के लिए सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग।